हेलो स्टूडेंट। आज अपन सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में अपने सिंगल फेज हाफ वेव के बारे में स्टडी जो है वो करी थी, है ना। पिछली क्लास में अपन ने कुछ इस तरीके से जो सिंगल फेज हाफ वेव जो होता है रेक्टिफायर, उसके बारे में स्टडी करी थी कि किस तरीके से उसकी वर्किंग रहती है, ये सब अपन ने जाना था। आर एल लोड के अंदर अपन ने स्टडी करी थी। आर एल लोड और आर लोड के अंदर जो बेसिक डिफरेंस होता है वो मैंने आपको बताया था कि जो नीचे वाला जो पार्ट है ये आपको नहीं दिखाई देगा आर लोड के अंदर। जो बीटा तक जा रहा है ना, एक्सटेंड हो रही है ना जो अपनी वेव, ये आपको आर लोड के अंदर नहीं दिखाई देगी, सिर्फ आर एल लोड के अंदर ही दिखाई देगी। ठीक है। अब इस चीज़ को और आगे बढ़ाते हैं और सिंगल फेज जो फुल वेव कन्वर्टर होता है इसकी स्टडी करेंगे। अब इसके अंदर एक दो चेंज मैं साथ में लेके आया हूँ, ताकि ना अपना थोड़ा टाइम भी बच सके और सारी चीज़ें आपको क्लियर भी हो सके। बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, जैसे कि ये डायग्राम है सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर का। तो ये ई लोड, यहाँ पे जो ई जो है ना, ये सोर्स अपन लगा भी रह सकते हैं लोड के अंदर और चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको दोनों इफेक्ट बताऊंगा कि लगाने पर क्या होगा और नहीं लगाने पर क्या होगा, दोनों अपन जानेंगे। और सिंगल फेज जो फुल वेव कन्वर्टर अगर आपको पूछा जाए तो आप इस बिना बैटरी की हेल्प से भी आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि 4 थायरिस्टर लगे रहते हैं और एक आर और एक एल लोड यहाँ पर लगा रहता है। ठीक है। बेसिकली अब क्या होता है, और इसके अंदर अगर कुछ अपन मतलब ऐड करना चाहे तो इस तरीके से यहाँ पे एक लोड के अंदर भी एक जो है बैटरी जो इस तरीके से कनेक्ट की जा सकती है, डीसी सोर्स जो इस तरीके से लोड के अंदर भी कनेक्ट किया जा सकता है इसको फर्दर एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है। दोनों चीज़ें अपन साथ में लेते हुए चलेंगे, है ना। और होता है एक्चुअली में क्या है कि जैसे अब ये अपना जो डायग्राम है वो है सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर का। पूरी वेव को ये जो कन्वर्ट करेगा, फुल वेव को कन्वर्ट करेगा, है ना, मतलब फुल्ली कंट्रोल करेगा उसको। वो किस तरीके से करेगा, आप मुझे एक बात बताइए। जैसे कि अपना ये सर्किट है, ठीक है, इसका जब ये एसी सोर्स अपने यहाँ पे लगा रखा है, इसका एक हाफ होगा पॉजिटिव इस तरीके से और दूसरा हाफ होगा नेगेटिव। तो अपन सबसे पहले पॉजिटिव हाफ की बात करेंगे। पॉजिटिव हाफ में किस तरीके से ये वर्क करता है। पॉजिटिव हाफ जो होता है उसमें सिर्फ थैरिस्टर T1 और सिर्फ थैरिस्टर T2 काम करते हैं, ये दोनों एक साथ काम करते हैं, T1 और T2। ठीक है। कहने का मतलब ये होता है इसके अंदर जब पॉजिटिव वेव अब जाएगी, पॉजिटिव वेव जो इसके अंदर जाएगी तो क्या होगा, देखते हैं इसके अंदर डायग्राम में। ठीक है। पॉजिटिव वेव जो इसमें जाएगी तो इस तरीके से जो है करंट यहाँ से जाएगी। T1 अगर ऑन होगा तो यहाँ से इस तरीके से सर्किट के अंदर फ्लो होती हुई ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। और यहाँ पे कौन ऑन है, T1 ऑन है या T4 ऑन है, T2 ऑन है या T4 ऑन है, T2 ऑन है। तो T2 से होती हुई इस तरीके से फिर से सर्किट कंप्लीट करेगी। ठीक है। तो ये तो हो गई पॉजिटिव हाफ की बात। तो पॉजिटिव हाफ के अंदर कौन कौन कंडक्ट कर रहा है, T1 और T2 कंडक्ट कर रहा है। कैसे, इस तरीके से है जो कुछ करंट का फ्लो है इसके अंदर। यहाँ से पॉजिटिव हाफ की साइकिल निकलेगी, है ना, यहाँ से जाने के बाद ऐसे ऊपर जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे T1 ऑन है। फिर ऐसे जाके यहाँ पे नीचे की तरफ नहीं आ सकती क्योंकि T3 रिवर्स बायस हो जाएगा तो लोड के अंदर चली जाएगी। ठीक है। फिर यहाँ पे आके देखेगी कि कौन ऑन है, T2 ऑन है या T4 ऑन है। तो T4 जब ऑन होगा तो T2 जब ऑन होगा तो यहाँ से ऐसे होती हुई इस तरीके से अपना जो सर्किट कंप्लीट करेगी। ठीक है। तो ये तो हो गई पॉजिटिव हाफ की बात। इस तरीके से जो है कंडक्शन होता है पॉजिटिव हाफ में। अब नेगेटिव हाफ देखते हैं, नेगेटिव हाफ को देखते हैं। नेगेटिव हाफ कहने का सेंस क्या है, जब साइकिल जो है अपना बैटरी यहाँ पे लगा रखी है, जो एसी सोर्स लगा रहा है, उसका नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाए, ऊपर वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाए, तो करंट का फ्लो कैसे होगा, ऐसे होगा। वैसे जब करंट का फ्लो होगा तो किस तरीके से निकलेगी जो है करंट, इसके अंदर इस तरीके से जाती हुई T3 के अंदर जाएगी, यहाँ से इस तरीके से होती हुई लोड के अंदर से होती हुई। अब यहाँ के देखिए कि कौन सा ऑन है, T2 ऑन है या T4 ऑन है। तो T2 इस बार ऑफ रहेगा, T3 और T4 कंडक्ट करेंगे। तो इस तरीके से होती हुई अपना जो है सर्किट जो है इस तरीके से कंप्लीट करेगी, नेगेटिव हाफ से इस तरीके से अंदर जाएगी। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा तो इस तरीके से जो है इसमें नेगेटिव हाफ में कंडक्शन होता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी, इस तरीके से ऊपर जाएगी, यहाँ से लोड से होते हुए इस तरीके से होते हुए इस तरीके से अपना अपना सर्किट जो है वो कंप्लीट करेगी। ठीक है। इस तरीके से नेगेटिव हाफ के अंदर जो है कंडक्शन होता है। थायरिस्टर अपन ने लगा रखे हैं तो नेगेटिव हाफ को कंट्रोल करने के लिए T3 और T4 थायरिस्टर जो है ये कंडक्ट करेंगे। पॉजिटिव हाफ को कंट्रोल करने के लिए T1 और T2 ये दोनों थायरिस्टर जो है वर्क करेंगे। ठीक है। बेसिकली इस तरीके से जो है इसका जो कंट्रोलिंग होती है। अब अपन जानेंगे कि इसका जो है किस तरीके से जो अपन कैलकुलेट करते हैं, इसका जो एवरेज वोल्टेज है उसके बारे में जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर VS अपने सोर्स लगा रखा है, सबसे पहले अपने जब VS सोर्स लगा रखा है तो VS कहने का सेंस क्या है, V मैक्सिमम साइन
ओमेगा टी। AC सोर्स है तो इसकी वैल्यू अपन किस तरीके से लिखते हैं, किसी भी इंस्टेंट पर अगर जो वोल्टेज निकालना तो VM साइन ओमेगा टी इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या होगा, अब जैसे एवरेज वोल्टेज मुझे निकालना है कि इस पूरे कंडक्शन में एवरेज वोल्टेज कितना होता है। सबसे पहले मैं आपको इसकी जो है ग्राफ दिखाना चाहता हूँ, किस तरीके से इसका ग्राफ होता है वो समझेंगे पहले अपन, फिर अपन देखेंगे एवरेज वोल्टेज के बारे में, ठीक है। सो स्टूडेंट कुछ इस तरीके से जो है अपना ग्राफ रहता है वोल्टेज का। तो बेसिकली जैसे अपन देखें कि अगर अपन ने जो है इसको इनपुट वोल्टेज दिया है, क्या दिया है, VM साइन ओमेगा टी। इनपुट वोल्टेज क्या है, VM साइन ओमेगा टी। VS जो है इसकी वैल्यू क्या है, VM इनपुट साइन ओमेगा टी, VM साइन ओमेगा टी जो है, VS जो है इनपुट वोल्टेज है इसका, ठीक है। सो इसकी जो अगर वेवफॉर्म की बात करें तो किस तरीके से होगी, इसकी वेवफॉर्म की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से जो है इसकी वेवफॉर्म आएगी, ये वाली जाएगी इसकी इनपुट वेवफॉर्म, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर, फुल वेव को अपन जो है कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव हाफ भी कंट्रोल होगा, नेगेटिव हाफ भी कंट्रोल होगा, पॉजिटिव भी कंट्रोल होगा, नेगेटिव भी कंट्रोल होगा, दोनों के दोनों जो है इस तरीके से कंट्रोल होंगे। सबसे पहले पॉजिटिव हाफ की अगर बात करें तो जब तक है ना मैं ट्रिगरिंग पल्स नहीं दूंगा तो केवल इस वाले पार्ट की बात की जा रही है, ठीक है। अच्छे से समझना इस चीज़ को, बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पॉजिटिव हाफ के अंदर जब तक आप गेट पल्स नहीं दोगे तब तक आउटपुट के अंदर कोई भी पल्स आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। इसको थोड़ा मैं और अच्छे से बताना चाहूँगा। इस तरीके से जो है अपना आउटपुट वोल्टेज की, आउटपुट मतलब जो लोड के ऊपर V0 आ रहा है ना उसकी बात की जा रही है, ठीक है। सो मतलब कहने का सेंस क्या है, जब मैं इसको ट्रिगरिंग पल्स दूंगा T0, अभी इस वाले पार्ट को आप भूल जाइए, नीचे वाले पार्ट को आप ऐसा मान लीजिए कि ना सिर्फ आपका R लोड वहाँ पे लगा हुआ है, तब क्या होता है वो जानेंगे अपन, ठीक है। सो बेसिकली जो है जब आप ट्रिगरिंग पल्स उसको देंगे अपने सर्किट में, जब T1 और T2 जो है कंडक्ट कर रहे हैं, ये वाले जो है ना, ये दोनों कंडक्ट कर रहे हैं T1 और T2, ठीक है। इस तरीके से जो है अपनी साइकिल इसके अंदर जो है चल रही है। सो इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर ये होगा कि जैसे कि पॉजिटिव हाफ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इस तरीके से जो अपना कंडक्शन इसके अंदर स्टार्ट होगा। अगर अपन L लोड अगर नहीं लेते तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा सीधा, क्योंकि जो है लीकेज करंट उसके अंदर नहीं रहेगी और सीधा सीधा जो है उसके ऊपर जो है R लोड का ही इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो इस केस के अंदर क्या होगा, इस तरीके से जो है आप ट्रिगरिंग पल्स देते हैं, T1 और T2 को यहाँ पे कंडक्ट आप करवा रहे हैं, देखें आप डायग्राम के अंदर किस तरीके से T1 और T2 को यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया है, इन दोनों को कंडक्ट करवा रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर आपको T1 और T2 को फायरिंग एंगल देना है। तो इस पर जब फायरिंग एंगल देंगे तो क्या होगा, अपना आउटपुट वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर वो फॉलो करेगा कि इनपुट में क्या वोल्टेज आ रहा है उसको, ठीक है, और यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। अब अगर RL लोड है, अगर RL लोड है तो इंडक्टर क्या करता है, सडन चेंज ऑफ करंट का अप्रोच करता है। तो फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन तो वही रहेगी, लेकिन फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन तो वही रहेगी क्योंकि वहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ, सडन चेंज होने नहीं देगा, करंट की फ्लो की डायरेक्शन वही रहेगी। लेकिन होगा क्या होगा ये कि जो अपना वोल्टेज है वो जो है फ्लो किसके कारण हो रहा है, अपने इंडक्टर के कारण हो रहा है फ्लो। जो इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर करी, इस वजह से करंट का फ्लो हो रहा है। और थैरिस्टर अभी अपने ऑफ हो चुके हैं क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा है कि अपना जो इंडक्टर है ना, उसके अंदर जो वोल्टेज मतलब अपना जो सप्लाई वोल्टेज है यहाँ पे कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। साइनसॉइडल वेव है ना, तो सप्लाई वोल्टेज कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। सो इस केस के अंदर क्या होता है कि अपना जो इंडक्टर है, इंडक्टर के कारण जो है करंट का फ्लो होता है सर्किट के अंदर। कैसे फ्लो होता है, करंट की डायरेक्शन वही रहती है लेकिन वोल्टेज की पोलैरिटी जो है इंडक्टर के ऊपर चेंज हो जाती है, ठीक है। और वो सारी जो अपने करंट जो स्टोर उसने करी उसका जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक वो चलता रहता है। सो इस तरीके से जो वोल्टेज उसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, ये इंडक्टर के कारण हो रहा है ये वाला पार्ट। तो ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे ऐड कर रखी है, ठीक है, इंडक्टर के कारण। अगर इंडक्टर नहीं लगा रहेगा अपने सर्किट में, केवल अगर R लोड होता, RL लोड नहीं होता तो क्या होता, अगर R लोड होता सिर्फ तो अपना सर्किट किस तरीके से बनता, मैं बता रहा हूँ सिर्फ इतना पार्ट बनता है, ये इस तरीके से ऊपर से आता है, उसको फॉलो करता है इनपुट वोल्टेज को और यहाँ तक आके रुक जाता है, यहाँ जीरो हो जाता है। डी वाला पार्ट भी जीरो होता अगर R लोड होता तो, लेकिन यहाँ पे क्या है RL लोड है, तो RL लोड के अंदर क्या होता है, कंडक्शन फर्दर होता रहता है इस तरीके से, ठीक है। ये कंटिन्यूस कंडक्शन की बात कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये कंडक्शन अगर करंट जो उसने इंडक्टर ने स्टोर करी है वो कम है, वो वोल्टेज जो है इसके अंदर जो कम आया तो उसके अंदर क्या होगा, वोल्टेज कम आएगा, वोल्टेज कम आएगा तो उसके इसके अंदर क्या होगा, हो सकता है ये यहीं तक आके फिर बंद हो जाए, ऐसे फिर बाद में थोड़ी के लिए स्टॉप रहे और फिर आगे जाए। समझ रहे हैं बात, कहने का सेंस ये है कि इस तरीके से वो इनपुट वोल्टेज को फॉलो करेगा यहाँ तक, फिर थोड़ा सा आगे जाके ऐसे बंद भी हो सकता है यहाँ पे जाके, फिर जीरो होकर फिर आगे वाली जो है उसको फॉलो करेगा। ये डिपेंड करता है कि आपका ये जो इंडक्टर है उसने कितनी एनर्जी स्टोर करी है। कंटिन्यूस कंडक्शन के लिए जो ये डायग्राम बता रखा है इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो
इंडक्टर ने जो एनर्जी स्टोर करी है वो उसी टाइम खत्म हो रही है जब अपन उसको ट्रिगरिंग पल्स दे रहे हैं। ठीक है, इस वजह से कंटिन्यूस कंडक्शन की बात है। हो सकता है डिसकंटिन्यूस कंडक्शन भी, डिसकंटिन्यूस कंडक्शन के अंदर जो पहले ऑफ हो जाएगा, इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी पहले ज़ीरो हो जाएगी। सो कुछ इस तरीके से काम चलता है। अभी तो पॉजिटिव हाफ की बात हो गई है। ठीक है, नेगेटिव हाफ में क्या होगा? नेगेटिव हाफ मतलब सेकंड साइकिल, मतलब ये वाली साइकिल जब स्टार्ट हो गई है, इस वाले साइकिल की बात की जा रही है। तो इस वाले साइकिल जब स्टार्ट हुई, अभी तक अपन ने क्या किया है, इसको जो है ट्रिगरिंग पल्स नहीं दी है। मतलब इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, T3 और T4 अभी तक ऑफ है। इस वाले जो पोर्शन की बात कर रहा हूँ, अगर इंडक्टर लगा है और कंटिन्यूस कंडक्शन है तो यहाँ तक ये फॉलो करेगा। ठीक है, और उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, इतना फॉलो होने के बाद जब अपन अब ये वोल्टेज जब इसके अक्रॉस जीरो हो जाता है अचानक से, ठीक है, करंट फ्लो होना बंद हो जाती है, इंडक्टर की एनर्जी जो स्टोर कर रखी है उसने वो खत्म हो जाती है सारी, तब क्या करते हैं अपन T3 और T4 को गेट पल्स देते हैं। मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, नेगेटिव हाफ में ऐसे करंट जा रही है, यहाँ से होती है, ऐसे ऊपर से होती है, ऐसे इस तरीके से। तो T3 और T4 को अपन जो है टर्न ऑन करेंगे उसी टाइम पे जब इंडक्टर के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी जो कम्प्लीटली खत्म हो जाती है उस टाइम पे। ठीक है, सो T3 और T4 को यहाँ पे कंडक्शन के लिए ऑन किया जाएगा, है ना। तो T3 और T4 को जैसे ही ऑन करेंगे, सो अब एक मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे कि अपन ने यहाँ पे पॉजिटिव हाफ में जब अपने बात करी तो करंट का फ्लो कैसे हो रहा था? इस तरीके से हो रहा था। ठीक है, ऐसे हो रहा था, मतलब ये वाला ऊपर वाला पॉजिटिव है टर्मिनल और नीचे वाला कैसे नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। अब अगर मैं नेगेटिव साइकिल की बात करूँ तो पहले पॉजिटिव नेगेटिव था। नेगेटिव साइकिल में क्या हो रहा है, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से ऊपर से होती हुई, ऐसे होगा ऐसे। तो इस टाइम पर भी क्या हो रहा है, ऊपर वाला पॉजिटिव है, ऊपर से नीचे करंट आएगी यहाँ पर भी, और नीचे वाला नेगेटिव है। तो मतलब कहने का सेंस ये जो V0 है इसकी जो पोलरिटी कभी चेंज नहीं होगी। लोड के ऊपर जो भी पोलरिटी है वो कभी चेंज नहीं होगी, और सोर्स की पोलरिटी जो है वो चेंज हो रही है, AC सोर्स है इस वजह से। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से जो है अपने जो अगली साइकिल आएगी वो कैसे आएगी, जैसे ही T3 और T4 ये टर्न ऑन हो जाएंगे, यहाँ पर T3 और T4 गेट पर दे दी जाएगी, वैसे ही जो है अपना जो वोल्टेज वापस बराबर हो जाएगा सोर्स वोल्टेज के। लेकिन पोलरिटी कैसी होगी, पॉजिटिव, इसकी अपोजिट पोलरिटी का होगा। VS की जो अपोजिट पोलरिटी है ना उसकी पोलरिटी का होगा। कहने का सेंस ये अगर इस तरीके से चल रहा है ना तो ये इस तरीके से चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि अपना जो आउटपुट है उसके ऊपर पोलरिटी चेंज नहीं हो रही है, इनपुट के ऊपर पोलरिटी चेंज हो रही है। मतलब पॉजिटिव हाफ तो वैसे कैसे फॉलो करेगा, लेकिन नेगेटिव हाफ के टाइम पे वो पोलरिटी अपनी चेंज करेगा। सो इस तरीके से पोलरिटी चेंज हो जाएगी और इस तरीके से जो है अपना आउटपुट वोल्टेज का जो ग्राफ आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से कुछ चलता है। और चूँकि अपन कह सकते हैं इसके अंदर जो इंडक्टर लगा है तो फिर कैसे एनर्जी स्टोर जो होगी वो लीकेज करंट के रूप में निकलेगी, और जब तक वो जीरो होगी तो अपन अगली वापस T1 T2 की जो है गेट पल्स उसको वापस दे देंगे तो फिर से कंडक्शन आ जाएगा। तो ये एक तरीके से कंटिन्यूस कंडक्शन की कंडीशंस है। ठीक है, ट्रिगरिंग एंगल अपने आप को कितना दे रहे हैं, अल्फा दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कुछ आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म यहाँ पे आती है। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये चाहता हूँ कि जैसे अगर अपन ने E यहाँ पे लगा रखा है, इसका क्या इफेक्ट है, यहाँ पे जो अपन ने E यहाँ पे लगा रखा है इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो वोल्टेज है जो अपन ने क्या लगा रखा है यहाँ पे लोड के अंदर E लगा रखा है, उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? सिंपल सी बात है, आउटपुट वोल्टेज जो आएगा उसमें से ये चीज़ कैसे हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। ये जो है ना, अगर अपन यहाँ पे KVL लगाते हैं तो कंप्लीट ये क्या है, V है ना यहाँ पे वोल्टेज, उसमें से ये चीज़ कैसे हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। बस जितना भी वोल्टेज आ रहा है DC सोर्स है, एक वैल्यू होगी इसकी, तो ये चीज़ कैसे हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। कहने का सेंस ये है कि E पोजीशन से अपना ग्राफ है ना ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे अगर E है ना तो ये चीज़ इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो E पोजीशन से अपना ग्राफ है ना ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, E से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और यही चीज़ आउटपुट के अंदर, मतलब सोर्स वोल्टेज में नहीं आएगी, आउटपुट वोल्टेज के अंदर ये चीज़ आ जाएगी। तो E पोजीशन से अपना ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, V0 माइनस E हो जाता है यहाँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है E लगाने से, जो सोर्स लगाने से, अगर आउटपुट के अंदर भी अगर कोई अपन ने बैटरी लगा रखी है तो उसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है। अब कंडक्शन जो है, करंट की अगर मैं बात करूँ तो करंट कैसे होगी, कंटिन्यूस कंडक्शन चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यूस कंडक्शन चल रहा है तो करंट कैसी होगी, कंटिन्यूस होगी। आउटपुट करंट कैसी होगी, कंटिन्यूस। कैसे, अल्फा एंगल से बात कर रहा हूँ, जब अपने ट्रिगरिंग पल्स दे रखी तब से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जब T1 और T2 ऑन करते हैं तब कंडक्शन स्टार्ट होता है। करंट की डायरेक्शन के अंदर कोई चेंज आ रहा है क्या, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन के अंदर आउटपुट के अंदर कोई चेंज आ रहा है या, ये अपना सर्किट है यहाँ पे, पहले ऐसे जा रही थी। ठीक है, दूसरी साइकिल के अंदर कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो आउटपुट के अंदर करंट की डायरेक्शन में कोई चेंज है, पहले भी ऊपर से नीचे थी, अब भी ऊपर से नीचे है, तो आउटपुट की जो करंट की डायरेक्शन उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन उनकी वैल्यू में चेंज आएगा। वैल्यू में चेंज क्यों आएगा, इंडक्टर के कारण। ठीक है, इंडक्टर के कारण जो है चेंज आएगा। अगर यहाँ पे इंडक्टर नहीं लगा रहेगा
केवल आर लोड होता है तो करंट कैसी आता है, आउटपुट के अंदर करंट आती है कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन इसमें इसमें जो है एल लोड भी लगा है, तो इस वजह से क्या होगा, करंट जो है पहले कैसे आएगी, अल्फा एंगल से इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगी, अल्फा एंगल से जो है इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगी और एनर्जी जो है इंडक्टर जब यहाँ पे अपना जो बैटरी ऑफ हो जाती है, मतलब सोर्स वोल्टेज जब जीरो हो जाता है, मतलब जो अपना सोर्स वोल्टेज यहाँ लगा रखा है वो जीरो होता है, इस टाइम के ऊपर जब जीरो हो जाता है तब क्या होती है, करंट कैसी होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। करंट कैसी होगी, मैक्सिमम हो जाएगी, इंडक्टर मैक्सिमम जो है एनर्जी स्टोर कर लेगा। फिर जब ये नेगेटिव साइकिल के लिए चलेगी, मतलब कहने का सेंस ये लीकेज करंट को ही लूज़ करेगा अपने में से, इंडक्टर वो लूज़ करेगा और वो कम हो जाएगी। फिर अपन क्या करें, ट्रिगरिंग पल्स दे रहे हैं तो फिर क्या करेगी, वापस इसके अंदर करंट इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगी। मतलब इंडक्टर में तो करंट की फ्लो की डायरेक्शन वही है, तो कहने का सेंस क्या है, पहले इंडक्टर में करंट इंक्रीज़ हो रही है और उसके बाद में जो लीकेज करंट है वो फ्लो हो रही है तो कम होगी, फिर बाद में वापस इंक्रीज़ होगी, वापस कम होगी, वापस इंक्रीज़ होगी। तो इस तरीके से जो करंट का जो है इसके अंदर वेवफॉर्म है वो आती है, ठीक है। तो अल्फा एंगल से पहले भी इसी तरीके से आएगी, डिक्रीजिंग टाइप से आएगी, ठीक है। अल्फा एंगल से पहले वो भी डिक्रीजिंग टाइप से आएगी, फिर इंक्रीज़ होगी, फिर डिक्रीज़ होगी, इस तरीके से जो है करंट की वेवफॉर्म इसके अंदर आएगी, ठीक है। अब अगर बात करें सोर्स करंट की, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी अपन इस पर ध्यान देंगे। अगर सोर्स करंट की अपन बात करें, ठीक है, सोर्स करंट कौन सी है, जो यहाँ से फ्लो हुई आई एस। तो अगर पॉजिटिव आपकी बात करें तो किस तरीके से निकलेगी, इस तरीके से निकल रही करंट, तो T1 और T3 के अंदर से, T1 और T2 के अंदर से फ्लो हो रही है, ठीक है, डायरेक्शन इस तरीके से इसकी। तो क्या होगा इसके अंदर, कैसी है, इसी टाइप से होगी, जैसे आउटपुट में आ रही सेम वैसी होगी, लेकिन क्या होगा उसके अंदर पोलरिटी चेंज होती रहेगी। पोलरिटी की फर्स्ट हाफ के लिए तो इसी तरीके से आएगी, सेम जो ऐसे आ रही है इस तरीके से फर्स्ट हाफ के अंदर आ गई, ठीक है। फिर सेकंड हाफ जो है, सेकंड हाफ में क्या हो रही है, अपना जो करंट की डायरेक्शन जो सोर्स के अंदर है वो हो रही चेंज, इस तरीके से जो सोर्स के अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। लोड के अंदर सेम है लेकिन सोर्स के अंदर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो लोड के अंदर तो सेम ही है, सोर्स में चेंज होने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से क्या हो रही है, इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर अपन इसकी बात करें, सोर्स करंट की बात करें, आई की बात करें, तो अगर जहाँ पे मैंने आई लिखा है यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, पहले जो करंट थी वो ऐसे थी, आई की अगर बात करें, पहले जो करंट की डायरेक्शन थी वो ऐसे थी, ठीक है। और अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब जो है करंट डायरेक्शन इसके अंदर पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। तो करंट डायरेक्शन चेंज होने का कहने का सेंस क्या है, यहाँ पर जो है नेगेटिव हाफ के अंदर क्या हो रही है, इस तरीके से करंट इसमें जाएगी और ऊपर से होती हुई ऐसे है ना नीचे की तरफ आएगी और नीचे की तरफ आके और इस तरीके से उल्टी होती है वापस जा रही है। तो आई की डायरेक्शन कैसी हो रही है, इसके अंदर ऑपोजिट हो रही है। पहले अगर वो इस तरीके से फ्लो हो रही थी तो अब कैसे हो रही है, इस तरीके से फ्लो हो रही है। तो दोनों डायरेक्शन कैसी ऑपोजिट है ना। तो कहने का सेंस है कि पोलरिटी का क्या हुआ यहाँ पे, पोलरिटी इन्होंने रिवर्स कर दी अपनी, पोलरिटी रिवर्स कर दी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पोलरिटी रिवर्स कर दी तो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आउटपुट के अंदर करंट आ रही है, करंट तो वैसी ही रहेगी लेकिन पोलरिटी चेंज होगी, मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर आएगी, नीचे से होती हुई आएगी, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट हाफ है उसके अंदर भी यही चीज़ वापस अपने आप को रिपीट करेगी। सो इस तरीके से थायरिस्टर के अंदर करंट है, उसके अंदर करंट का, थायरिस्टर जो है उसके अंदर करंट का फ्लो होता है। अब इसके अंदर अपन क्या देखेंगे, इसके अंदर अपन देखेंगे इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी क्या इक्वेशन होती है। आउटपुट वोल्टेज जो होता है यहाँ पे क्या होता है, V0 अगर अपन देखें, V0 अगर अपन देखें तो एवरेज वोल्टेज अपन निकालेंगे तो किस तरीके से निकलेगा, Vs जो है, Vs की वैल्यू क्या, सोर्स वोल्टेज है Vm sin ओमेगा t। Vs जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू है Vs इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t, ठीक है। तो Vm sin ओमेगा t है, ये कहाँ से कहाँ तक अप्लाई हो रहा है अपने आउटपुट के ऊपर, कहाँ से कहाँ तक अप्लाई हो रहा है। अपन ट्रिगरिंग पल्स कहाँ पे दे रहे हैं, अल्फा पे दे रहे हैं, और कहाँ पे ख़त्म हो रही है, लगभग जो है अपन मान रहे हैं कि एक्सटेंड हो रही है पीछे ये, यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है अपन कितना ले रहे हैं उसको लगभग अपन मान रहे हैं कि ये एंगल जो है ना यहाँ पे, ये बीटा तक एक्सटेंड हो रही है। ये वाली अगर बीटा तक एक्सटेंड हो रही है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या एंगल है, पाई है, और आगे कितना है, बीटा है। तो टोटल एंगल कितना हो गया, पाई प्लस बीटा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल एंगल है कितना हो गया, पाई प्लस बीटा, ठीक है, पाई प्लस बीटा हो गया। अब इसके अंदर कहाँ से जो अपनी है पल्स स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ अल्फा से शुरू हो रही है और ये एंगल कितना है, अल्फा से स्टार्ट हो रही है और पाई प्लस बीटा पे जो है ख़त्म हो रही है अपनी एक वेव फॉर्म, ठीक है। और कैसी है, सोर्स जो वोल्टेज उसको फॉलो कर रही है। तो अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, अल्फा से पाई प्लस बीटा तक इंटीग्रेशन किया जाएगा, किसका, Vm sin ओमेगा t का, ठीक है।
और फिर अपन इसको एवरेज अपन को निकालना है, तो इसकी टोटल साइकिल कितने की, जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है उसकी टोटल साइकिल कितने की है, टोटल साइकिल कितने की मानी जाएगी, पाई की साइकिल है टोटल ना, 2 पाई की नहीं, इस बार इसका टाइम पीरियड 2 पाई नहीं है, इस बार का टाइम पीरियड कितना है, पाई है। पाई के बाद अपने आप को रिपीट करें तो अपन किससे डिवाइड करेंगे, पाई से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, पाई से इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसका अगर अपन जो है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी इसके अंदर, वी एम क्या है, वी एम एक तरीके का कॉन्स्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी यहाँ पे बाहर अंदर की तरफ जाएगा, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। सो मैं कुछ इसको और इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो कितनी कैसा आएगा ये, यहाँ पे इसको लिखा जाएगा वी एम डिवाइड बाई पाई इंटू कॉस ओमेगा टी, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, अल्फा से पाई प्लस बीटा तक, ये माइनस है, माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन। तो ये जो है ना ये मैंने निकाल के बाहर रख दिया, वी एम बाई 2 पाई जो ये निकाल के मैंने पहले बाहर रखे कॉन्स्टेंट है, इस वजह से आगे वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आगे वाले को कैसे, वी एम डिवाइड बाई पाई तो मैंने रख लिया यहाँ पे, ठीक है। और माइनस कॉस है, अंदर क्या है माइनस कॉस ओमेगा टी, एंगल कितना है अल्फा, और पाई प्लस बीटा, ठीक है, इतना एंगल आ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पाई प्लस बीटा रखूँगा, ठीक है, पाई प्लस बीटा में रखूँगा इसके अंदर। सो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, पाई प्लस बीटा में यहाँ पे रख रहा हूँ, है ना, पाई प्लस बीटा में रखूँगा तो क्या आएगा, माइनस ऑफ कॉस पाई प्लस बीटा, फिर अंदर माइनस होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस कॉस एल्फ़ा, प्लस जो है कॉस एल्फ़ा। तो कॉस पाई प्लस बीटा की वैल्यू क्या रहती है, कॉस पाई प्लस बीटा क्या रहता है, प्लस कॉस 180 प्लस एंगल अगर कुछ रहता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस बीटा रहती है ना। कॉस अगर पाई बाई 2 होता तो साइन में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे पाई है, तो कहने का सेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस पाई प्लस बीटा है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, कॉस बीटा रहेगी, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, कॉस बीटा, क्यों, क्योंकि पाई एंगल है यहाँ पे, अगर पाई बाई 2 होता तो साइन लगता अपन, ठीक है। सो अभी ये निकल के क्या बनेगा, ये माइनस कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ एल्फ़ा, इस तरीके से, ठीक है। सो अभी इसकी कंप्लीट इक्वेशन जो है उसको मैं कैसे लिखूँगा, वी एम डिवाइड बाई पाई, अंदर रखेंगे माइनस कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ एल्फ़ा, इस तरीके से। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉस सॉरी पाई प्लस एल्फ़ा क्या होता है, माइनस कॉस, सॉरी कहने का सेंस ये माइनस हट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इक्वेशन अपनी क्या है, एक थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है कि जो है कॉस ऑफ पाई प्लस बीटा है, ठीक है, इसके आगे माइनस लगा था, तो इसको अपन क्या लिखते हैं, कॉस बीटा नहीं लिखते हैं, इसको माइनस ऑफ कॉस बीटा लिखा जाएगा, क्योंकि पाई एंगल जब है, पाई एंगल के बाद अगर लिखते हैं तो माइनस के अंदर कन्वर्ट होता है वो, ठीक है। तो ये क्या, इसका एक और माइनस आएगा, दोनों मिलकर कैसे हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, इसका जो माइनस आएगा उसको किस तरीके से लिखा जाएगा, कॉस बीटा लिखा जाएगा, ठीक है। ये माइनस आगे आ जाएगा, इसके अंदर से एक बार माइनस निकलेगा पाई प्लस बीटा होने के कारण, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस्ट जो होता है नेगेटिव होता है, ठीक है, सेकंड और थर्ड के अंदर कॉस्ट नेगेटिव होता है, ठीक है। और इसको कैसे लिखा जाएगा, कॉस बीटा लिखा जाएगा। सो इक्वेशन जो है किस तरीके से बनेगी, अपनी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, वी एम डिवाइड बाई पाई, अंदर आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस बीटा जो कि हो गया प्लस, प्लस ऑफ कॉस एल्फा है ये, ठीक है, ये इस तरीके से इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं डिसकंटिन्यूस कंडक्शन की। डिसकंटिन्यूस कंडक्शन कहने का सेंस क्या है, अभी ये आपको इक्वेशन अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। डिसकंटिन्यूस कंडक्शन कहने का सेंस क्या है, कंटिन्यूस कंडक्शन कहने का सेंस क्या है, कंटिन्यूस मतलब वेव फॉर्म के अंदर कोई भी ब्रेकेज नहीं है। तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये कंटिन्यूस कंडक्शन का है, जिसके अंदर कोई भी ब्रेकेज नहीं आ रहा है, कंटिन्यूस कंडक्शन हो रहा है। वैल्यू जो वोल्टेज की हो रही है वो एक टाइम के लिए जीरो नहीं हो रही, वो इंस्टेंटली बस चेंज होती जा रही है एक साथ, तो कोई ब्रेकेज नहीं आ रहा है। कहने का सेंस क्या है, कंटिन्यूस कंडक्शन कब पॉसिबल होता है, जब अपना क्या होता है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा होता है। मतलब ये जो है पार्ट आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने ट्रिगरिंग पल्स दी है, और ये जो पार्ट पीछे जा रहा है ये उतना ही है जितने में आपने यहाँ पे ट्रिगरिंग पल्स दी है, ठीक है। ये पार्ट जो है उतना ही है जितना आपने ट्रिगरिंग पल्स यहाँ पे दिए, तब होता है कंटिन्यूस कंडक्शन, ठीक है। तो अपनी वेव फॉर्म जो है कंटिन्यूसली कंडक्ट जो है वो करती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे कंटिन्यूस कंडक्शन में क्या होगा, कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ एल्फा थे अंदर, और बाहर क्या था, वी एम डिवाइड बाई पाई था, ठीक है। अब
कंटिन्यूस कंडक्शन में क्या होता है, बीटा इक्वल्स टू एल्फा होता है। तो अंदर मैं ऐसा लिख सकता हूँ वी एम डिवाइड बाई पाई 2 इंटू कॉस एल्फा। जब एंगल दोनों बराबर हो गए तो ये भी कॉस एल्फा हो जाएगा, 2 इंटू कॉस एल्फा। सो इस तरीके से जो इक्वेशन निकल के आती है, तो आप देख सकते हैं वी एम डिवाइड बाई पाई 2 इंटू कॉस एल्फा, 2 आगे तो 2 वी एम डिवाइड बाई पाई कॉस एल्फा। सो इस तरीके से जो है इसकी आउटपुट की जो वोल्टेज है वो की उसकी इक्वेशन जो है बनती है। ठीक है, इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज की जो इक्वेशन है वो बनती है। अब और क्या होता है इसके अंदर, अगर कंटिन्यूस कंडक्शन नहीं होता तो क्या होता, तो सबसे पहले इसके ग्राफ के अंदर एक चेंज आ जाता है। क्या चेंज आता है, ध्यान से समझिएगा। ये जो है ना वेव फॉर्म अपन अल्फा पे यहाँ पर ट्रेडिंग पलती इस तरीके से पीछे जाती, फिर ये पहले जीरो हो जाती है, पहले जीरो हो जाती, फिर एक ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, फिर अगली वेव फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट होती, फिर ये ब्रेकआउट आता है यहाँ पे, फिर अगली वेव फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट होती, फिर ब्रेकआउट होता है, इस तरीके से जो है चलती है। कहने का सेंस क्या है, बीटा यहाँ पे अल्फा के बराबर नहीं है। तो उस कंडीशन के अंदर आप जो है आउटपुट वोल्टेज है उसकी इक्वेशन क्या लिखोगे। उस कंडीशन में जो आउटपुट वोल्टेज अगर नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, बीटा इक्वल्स टू अल्फा नहीं है तो उसमें क्या लिखोगे आप, अपनी इक्वेशन थी वी एम डिवाइड बाय पाई। बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ है, अच्छे से समझनी पड़ेगी आपको। कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ एल्फा, ये इक्वेशन जो है लिखी जाती है। इसके अंदर आपको फिर एंगल अलग अलग डालने पड़ते हैं। ठीक है, अल्फा की वैल्यू अल्फा की जगह डालनी पड़ती है, बीटा की वैल्यू बीटा की जगह डालनी पड़ती है। क्योंकि जो अपन ने चीज़ देखी है वो कंटिन्यूस कंडक्शन की कोई ब्रेकेज नहीं आ रहा, तो इस केस में क्या होगा, बीटा इक्वल्स टू अल्फा होगा। लेकिन जब कंटिन्यूस कंडक्शन नहीं आएगा, डिसकंटिन्यूस कंडक्शन होगा, तो बीटा इक्वल्स टू अल्फा नहीं होगा। तो इक्वेशन इस तरीके से बनेगी वी एम डिवाइडेड बाई कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा। ये होता है एवरेज वोल्टेज की वैल्यू। ठीक है, अब ये तो मैंने बात करी है जब अपना जो है डीसी सोर्स है ना वो कनेक्टेड नहीं है, वो कनेक्टेड नहीं है कहाँ पे, अपने आउटपुट के अंदर, तब की बात की गई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने ई की वैल्यू को कंसीडर नहीं किया। अपनी जो आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म निकाली थी मैंने ई की वैल्यू को कंसीडर नहीं किया। ठीक है, लेकिन अगर ई की वैल्यू को कंसीडर किया जाए तो अपन ने क्या होगा, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक चीज़ क्या बताई थी मैंने आपको, कि अगर ई की वैल्यू जीरो नहीं होगी, ई की वैल्यू अगर यहाँ पे लगाई जाएगी, कुछ ना कुछ जो है सोर्स लगाया जाएगा लोड के अंदर, कोई बैटरी लगाई जाएगी एक्सटर्नल लोड के अंदर, तब क्या करते हैं अपन वी नॉट में से ई को जो है माइनस कर देते हैं। वी नॉट में से ई को माइनस, जो ओवरऑल वोल्टेज है ना उसमें से ई को माइनस कर देते हैं। ठीक है, सो उस केस में क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। उस केस में क्या हो जाएगा ये जो वी नॉट है इसमें से ई को माइनस कर दो और उसके बाद इसका कंप्लीट का इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, इस वी नॉट में से ई को माइनस कर दो और बाद में इंटीग्रेशन कर दो। चूँकि ई है तो ई के साथ कुछ है नहीं यहाँ पे, तो इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो यहाँ पे ई एक तरीके से ओमेगा टी आ जाएगा अंदर, और उसकी लिमिट आ जाएगी पाई प्लस बीटा से अल्फा, इस तरीके से लिमिट आ जाएगी उसके अंदर। उसको आप फर्दर सॉल्व करना, फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा टी की जगह आप यहाँ पे पाई प्लस बीटा डाल देना, यहाँ पे अल्फा डाल देना एक बार, तो उसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या चीज़ माइनस हो जाएगी, एक चीज़ जो इसमें ऐड हो जाएगी वो क्या होगी, जो अपन ने पिछली इक्वेशन निकाली उसमें से ई, और अंदर क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर पाई प्लस बीटा माइनस अल्फा, ये चीज़ जो है अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, बाकी इक्वेशन वो क्यों रहेगी, ये वाली चीज़ उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सॉरी ऐड नहीं होगी सब्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि अपन ने जो सोर्स वोल्टेज है इस तरीके से कुछ लगा रखा है उसके अंदर। सोर्स वोल्टेज कहने का सेंस ये है कि एक्स्ट्रा जो एक्सटर्नल बैटरी जब अपन ने लगा रखी लोड के अंदर, सो इस तरीके से जो माइनस हो जाएगी। और अगर ये है डिसकंटिन्यूस कंडक्शन है, वापस इसमें भी अगर कंटिन्यूस कंडक्शन हो गया, इसमें भी अगर कंटिन्यूस कंडक्शन हो गया तो कितना हो जाता है, बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, अल्फा हो जाता है। अगर कंटिन्यूस कंडक्शन हो गया तो तब क्या होगा, ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, तो सिर्फ पाई बचेगा यहाँ पे, पाई बचेगा, बाकी सब वैसा के वैसा है। ठीक है, बाकी सब वैसा के वैसा कहने का सेंस क्या है, जो आपने ये पार्ट जो सॉल्व किया ना उसमें से 1/पाई डिवाइड जरूर कर देना लास्ट में, 1/पाई डिवाइड करके और बाकी जो है सॉल्व हो जाएगा, अंदर का ई माइनस हो जाएगा जो भी आएगा उसमें से पुरानी वाली इक्वेशन में से। सो इस तरीके से जो है अपना ई लोड के साथ में अपन ने देख लिया। आर लोड होगा तब क्या होगा, आर लोड होगा तब क्या होगा, इस केस में ये भी अपन एक बार जान लेते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा रह गया। आर लोड होगा तो और सिंपल हो जाती चीज़ है। सिंपल क्यों हो जाती चीज़ है, आर लोड होगा तो मैंने आपको बताया है जो अपना कंडक्शन है केवल इसी एंगल तक होगा, पाई तक ही होगा। ठीक है ना, इस तरीके से अपनी वेव फॉर्म आएगी, इस तरीके से वेव फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये कितना चलेगा, अल्फा से लेकर कंडक्शन का हो रहा है पाई तक हो रहा है, अल्फा से लेकर पाई तक कंडक्शन। कहने का सेंस क्या है, यहाँ पे सिर्फ इसी का लिमिट का ही खेल है सारा का सारा। लिमिट का खेल क्या है, यहाँ पे बीटा हटा दो यहाँ से, क्योंकि अपना केवल आर लोड है, एल लोड उसमें कनेक्ट ही नहीं है, तो बीटा हटा दो। फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन वापस वही आएगा। ठीक है ना, इंटीग्रेशन क्या आएगा इसके अंदर, वी एम डिवाइड बाई पाई, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या था, माइनस कॉस थी ना, माइनस ऑफ कॉस
यही चीज़ है इसमें, बस आपको बीटा की वैल्यू जो है ना उसको ही चेंज करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, जो कि प्लस हो जाता है बाद में, क्योंकि अच्छा एक सेकंड इसको माइनस ही रखो अभी क्योंकि पाई है, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। ठीक है, 1/पाई और वी एम तो आ ही रहा है बाहर। ठीक है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो माइनस ऑफ कॉस पाई प्लस बीटा, एक तरीके से इसकी शॉर्ट ट्रिक है ये, प्लस कॉस एल्फा। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन बनेगी आपकी, ये इसके अंदर ही है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से बताऊँ आपको, वी एम डिवाइड बाई पाई, इंटीग्रेशन के अंदर क्या आया था, माइनस ऑफ कॉस पाई प्लस बीटा प्लस कॉस एल्फा। ठीक है, इस तरीके। अब अगर आर लोड है, आर लोड है तो मैंने आपको एक चीज़ बता दी है कि बीटा की वैल्यू जीरो होती है, तो यहाँ पर बस जीरो डाल दो आप, बीटा की वैल्यू जीरो डाल दोगे आप, तो कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, जैसे आप देखते हैं ना साइन की होती है, साइन जो पाई होता है वो होता है जीरो होता है, वैसे कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस पाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉस पाई की होती है -1 यहाँ पर। तो बस जब आर लोड होता है तो इसको -1 डाल दो यहाँ पे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस एल्फा जो है आ जाएगी जब केवल आर लोड होगा। ठीक है, कॉस पाई हो जाएगा सिर्फ यहाँ पे, और कॉस पाई की वैल्यू थी -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो +1 हो जाएगी इसकी पूरे की वैल्यू। उस केस के अंदर जो अपना V0 है वो क्या निकल के आएगा, V0 इक्वेशन निकल के आएगा VM डिवाइड बाय पाई 1 प्लस कॉस एल्फा। इस तरीके से तो सारे केस अपन ने सॉल्व कर दिए हैं, बस बीटा की वैल्यू को चेंज करना है और इसके सारे केस अपने आप ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, एक बीटा की वैल्यू को चेंज करना है और एक ई अगर सोर्स लगा हो, अगर बैटरी ऐड कर रखी है लोड के ना, तो उस चीज़ को ऐड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कंप्लीट होता है आपका ये टॉपिक। फुल वेव जो है, फुल वेव आर एल लोड अपन ने देख लिया, फुल वेव आर लोड अपन ने देख लिया, फुल वेव आर एल ई लोड भी अपन ने देख लिया। ठीक है, अब आपके लिए एक अच्छे से आपको समझ में आ गई तो आपके लिए एक असाइनमेंट है। अब आपको क्या करना है, आर एल ई लोड करना है सिंगल फेज के लिए, हाफ वेव के लिए। ठीक है, फुल वेव के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपके लिए बहुत ईजी होना चाहिए। ठीक है, सिंगल फेज हाफ वेव का जो है ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, जो आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मेल भेजना है, व्हाट्सएप के ऊपर मुझे फॉरवर्ड करना है लिख के इसका पूरा डेरिवेशन, या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है आर एल ई लोड के लिए, हाफ वेव के लिए। फुल वेव का मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसका पूरा डेरिवेशन आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। ओके, थैंक यू।